क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन है हमारा कीन्स कंट्रीब्यूशन टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी लाइज इन। जो कीन्स का कंट्रीब्यूशन है क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, वो किसके ऊपर है, डिपेंडेंट है? पहला ऑप्शन एम्फेसिस ऑन इमीडिएट कॉज ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल। दूसरा कंसिडर्स मनी सप्लाई एज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस लेवल। तीसरा इंटीग्रेट द थ्योरी ऑफ मनी विद द थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड द थ्योरी ऑफ आउटपुट। और चौथा प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म एनालिसिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। कीन्स ने कहा था कीन्स कंट्रीब्यूशन टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी लाइज इन द इंटीग्रेशन ऑफ द मनी लाइज इन इंटीग्रेट द थ्योरी ऑफ मनी विद द थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड थ्योरी ऑफ आउटपुट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, ये कीन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन था डिमांड फॉर मनी में और बेसिकली क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन है हमारा Which of the following statement is not correct with regard to Friedman's restatement of quantity theory of money? ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू फ्राइडमैन स्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी? पहला ऑप्शन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रियल इनकम एंड द डिमांड फॉर मनी। दूसरा डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द डिमांड फॉर मनी। तीसरा an inverse relationship between the rate of increase of price level and the demand for money। और आखिरी the demand for money varies directly and proportionately with the change in the general price level। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द डिमांड फॉर मनी। ये ऑप्शन सही है। ये जो बात कही गई है इट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द फ्राइडमैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, उसके लिहाज से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे उन्होंने ये कंसिडर नहीं किया था कि जो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द डिमांड फॉर मनी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन 42 क्वेश्चन हमारा इन इंडिया ₹1 कॉइन इज मिंटेड बाय। भारत में 1 रुपए का कॉइन कौन मिंट करता है? पहला ऑप्शन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा ऑप्शन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और चौथा कमर्शियल बैंक्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन इंडिया ₹1 कॉइन इज मिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन 43 क्वेश्चन है हमारा द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन है हमारा आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन। आरबीआई किस डेट को नेशनलाइज हुआ था? पहला ऑप्शन जनवरी 1, 1949। दूसरा ऑप्शन अगस्त 15, 1947। अरे भैया इस देश इस समय आजादी मिली थी हमको, ठीक है, ये नहीं हो सकता। तीसरा है अप्रैल 1, 1935। नहीं, इस टाइम आरबीआई ने काम करना शुरू किया था, ठीक है। और जनवरी 26, 1950। अरे हमारा देश रिपब्लिक बना था, ठीक है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी 26, 1950 को। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन जनवरी 1, 1949। उसके पहले वो नेशनलाइज नहीं था, प्राइवेटली काम कर रहा था, प्राइवेट तरीके से। प्राइवेट तरीके से का मतलब ये था कि देखिए आरबीआई एक्ट पास हुआ था 1934 में और 1 अप्रैल 1935 से उसने काम करना शुरू किया था। लेकिन आरबीआई में फॉरेन का कैपिटल बहुत ज्यादा था, तो 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज करने का मतलब क्या था कि वहां पे जो ज्यादातर शेयर था वो अब किसका हो गया? भारतीय सरकार का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन है हमारा द रिजर्व बैंक एक्ट वाज पास्ड इन। जो रिजर्व बैंक एक्ट है वो कब पास हुआ था? पहला ऑप्शन 1935, दूसरा ऑप्शन 1934, तीसरा ऑप्शन 1949 और चौथा ऑप्शन 1947। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, द रिजर्व बैंक एक्ट वाज पास्ड इन 1934। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन 46 क्वेश्चन है हमारा द आरबीआई हैज नो पावर टू इशू नोट ऑफ द डिनोमिनेशंस ऑफ। आरबीआई के पास कोई पावर नहीं है कितने रुपए के डिनोमिनेशन के नोट को इशू करने का, ठीक है। पहला ऑप्शन ₹20, दूसरा ऑप्शन ₹1000, तीसरा ऑप्शन 150 और चौथा 100। देखिए अभी की अगर हम बात करें तो 1000 रुपीज का नोट भी सर्कुलेशन में नहीं है, लेकिन उनके पास पूरी की पूरी पावर है वो 1000 रुपीज का नोट बना, क्योंकि पहले चल रहा था ना हमारे देश में, तो ये अथॉरिटी है। 20 रुपए तो आज भी हैं,
और 100 रुपए तो आज भी हैं। 150 रुपए हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 150। ठीक है, 150 रुपए का नोट ना बना है और 200 रुपए का आ गया तो 150 रुपए का क्या बनेगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन है हमारा, परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ इशूइंग करेंसी नोट। वेरी सिंपल, इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, कौन सा बैंक फंक्शन परफॉर्म करता है इशूइंग ऑफ करेंसी नोट्स? पहला ऑप्शन एसबीआई, दूसरा ऑप्शन आरबीआई, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन नन ऑफ द अबव, चौथा बोथ ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला ऑप्शन, लैंड डेवलपमेंट बैंक इज द चेंज्ड नेम ऑफ मॉर्गेज बैंक। दूसरा ऑप्शन, लैंड डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड्स लोन्स टू द फार्मर्स फॉर देयर ऑल काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तीसरा, द मेन पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग लैंड मॉर्गेज बैंक इज टू एनकरेज द कोऑपरेटिव फार्मिंग बाय कीपिंग फार्मर्स लैंड ऑन मॉर्गेज। और चौथा, ऑल द अबव थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू आउट ऑफ द फॉलोइंग, ये सवाल था हमारा, और ऑप्शन सी सही है। जो मेन पर्पस है एस्टैब्लिश करने का लैंड मॉर्गेज बैंक इज टू एनकरेज द कोऑपरेटिव फार्मिंग बाय कीपिंग फार्मर्स लैंड ऑन मॉर्गेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन 49 क्वेश्चन हमारा, इन विच सिटी आरबीआई डज नॉट हैव अ ब्रांच। इनमें से कौन से सिटी में आरबीआई की ब्रांच नहीं है? पहला ऑप्शन कानपुर, दूसरा ऑप्शन दिल्ली, तीसरा ऑप्शन नागपुर, चौथा ऑप्शन मुंबई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। देखिए, नागपुर में रीजनल ऑफिस है, इनका ब्रांच नहीं है। ठीक है, नागपुर इज द करेक्ट आंसर। इन विच सिटी आरबीआई डज नॉट हैव अ ब्रांच, नागपुर इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, क्योंकि नागपुर में इनका रीजनल ऑफिस है, ब्रांच नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है हमारा, विच फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय आरबीआई। इनमें से कौन सा फंक्शन आरबीआई परफॉर्म नहीं करता? पहला ऑप्शन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा, रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। तीसरा, इशूइंग ऑफ करेंसी नोट्स। और चौथा, परचेजिंग ऑफ शेयर्स ऑफ एनी कंपनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो फंक्शन आरबीआई परफॉर्म नहीं करता वो है ऑप्शन डी, परचेजिंग ऑफ शेयर्स ऑफ एनी कंपनी। किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लेना, ये आरबीआई का काम नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन है हमारा, हु सर्कुलेट्स ऑल मिंट एंड 1 रुपी नोट इन इंडिया। दोस्तों, ऑल मिंट का मतलब होता है सारे के सारे सिक्के, सिक्कों को मिंट किया जाता है, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स आपने सुना होगा। ठीक है, मेटल्स को पिघला करके सिक्के का रूप दिया जाता है, तो उसे मिंटिंग कहा जाता है। तो कौन सर्कुलेट करता है सारे के सारे कॉइन्स और 1 रुपए का नोट भारत देश के अंदर? पहला ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दूसरा ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और चौथा ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये काम है। आरबीआई को सिक्के से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, आरबीआई बताता है कितना सिक्का चाहिए और इशू मतलब सर्कुलेट करने में मदद करता है, लेकिन मिंटिंग का काम और 1 रुपए नोट के प्रिंटिंग का काम बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 रुपए का नोट प्रिंट होना बंद हो गया है, क्योंकि 1 रुपए की नोट की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कंपेरेटिवली ज्यादा हो जाती है एक्सट्रिंसिक वैल्यू से। मतलब उसको बनाने का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब ऐसे तो उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, 1 रुपए के नोट को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि 1 रुपए 16 पैसे खर्च होते हैं, तो गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने 1 रुपए के नोट बनाना बंद कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, सवाल है कि मनी सप्लाई का नैरो मेजर इनमें से किसे हम कंसीडर करते हैं? पहला ऑप्शन M2, दूसरा ऑप्शन M3, तीसरा ऑप्शन M1, चौथा ऑप्शन M4। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, एक बार कोशिश तो कीजिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। M1 इज द नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई, क्योंकि M3 में M1 के साथ साथ भी बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है, M2 भी जुड़ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि M1 बेसिकली क्या बोल सकते हैं, सही जवाब यही है, M1 इज द नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन है हमारा,
व्हेन वाज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया? भारत के देश के अंदर कब मिनिमम रिजर्व सिस्टम स्टार्ट हुआ? पहला ऑप्शन 1947, दूसरा ऑप्शन 1948, तीसरा ऑप्शन 1951 और चौथा ऑप्शन 1957। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पहले ही जान लेते हैं एमआरएस क्या होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। देखिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम 200 करोड़ रुपए का होता है जो आरबीआई को अपने पास मेंटेन करना होता है इन ऑर्डर टू प्रिंट मनी एंड इवन सप्लाई मनी। तो 200 करोड़ में को भी बाइफरकेट किया है, 115 करोड़ रुपीस का गोल्ड रिजर्व है और 85 करोड़ रुपीस का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो ये एक मिनिमम रिजर्व अपने पास रखता है आरबीआई, उसके बाद ही वो नोट प्रिंट करता है। तो दिस इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम और इसे अडॉप्ट किया गया ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 1957 में, और इसी बेसिस के ऊपर हमारे देश में करेंसी का प्रिंट होना शुरू हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन है हमारा, विच इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई? इनमें से क्या मनी सप्लाई का मोस्ट लिक्विड मेजर है? देखिए एक ही सवाल है, घुमा घुमा करके पूछ रहे हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से क्या सही जवाब है। अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट करके बताइएगा। पहला ऑप्शन M4, दूसरा ऑप्शन M3, तीसरा ऑप्शन M2, चौथा ऑप्शन M1। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी M1। M1 is the most liquid measure of money supply. Option D is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन है हमारा, हाई पावर्ड मनी इंक्लूड्स? हाई पावर्ड मनी में क्या क्या चीजें आती हैं? पहला ऑप्शन C प्लस डी डी प्लस ओडी, दूसरा ऑप्शन C प्लस आर प्लस ओडी, तीसरा ऑप्शन C प्लस आर प्लस टी डी और चौथा ऑप्शन C प्लस डी डी प्लस टी डी। तो दोस्तों हाई पावर्ड मनी में आता है ऑप्शन बी, C प्लस आर प्लस ओडी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन है हमारा, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन? इंडिया का जो मॉनेटरी सिस्टम है वो किस स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड है? पहला ऑप्शन पेपर स्टैंडर्ड, दूसरा ऑप्शन मेटालिक स्टैंडर्ड, तीसरा ऑप्शन गोल्ड स्टैंडर्ड, चौथा ऑप्शन क्रेडिट मनी स्टैंडर्ड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पेपर स्टैंडर्ड। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन पेपर स्टैंडर्ड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया? इनमें से क्या एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया है? एपेक्स का मतलब होता है सबसे बड़े लेवल का इंस्टीट्यूशन, इसके ऊपर कोई बॉडी नहीं होती, ऑन द टॉप जो सबसे बड़ा होता है, सबसे ऊंचा होता है, ठीक है, सबसे ऊपर होता है, तो उसे हम एपेक्स कहते हैं। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन एपेक्स बैंक कहलाता है? पहला ऑप्शन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन एसबीपी, पता नहीं क्या है ये, और डी वाला ऑप्शन है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर तो आप जानते ही हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आरबीआई इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन है हमारा, हु हैज द राइट ऑफ नोट इशू? इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट है ताकि वो नोट को इशू कर सकें? पहला ऑप्शन सेंट्रल बैंक, दूसरा ऑप्शन कमर्शियल बैंक, तीसरा ऑप्शन गवर्नमेंट, चौथा ऑप्शन कोऑपरेटिव बैंक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक। देखिए यहाँ पे रिजर्व बैंक नाम नहीं दिया तो हम सेंट्रल बैंक लेकर के चलेंगे, लेकिन अगर आरबीआई नाम दिया होता सेंट्रल बैंक के साथ तो हम आरबीआई लेके चलते। रीजन ये है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नाम का ऑलरेडी कमर्शियल बैंक है, ठीक है, तो हम क्योंकि वो दिया नहीं है आरबीआई तो हम सेंट्रल बैंक ही कंसिडर करेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? इनमें से क्या सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन है? पहला ऑप्शन इशू ऑफ नोट्स, दूसरा ऑप्शन बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड बैंक्स, तीसरा ऑप्शन सप्लाई एंड कंट्रोल ऑफ मनी और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे के सारे दिए हुए सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हैं। वो नोट भी इशू करते हैं गवर्नमेंट के लिए और बैंक्स के लिए। बैंकर भी मतलब अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो भी सेंट्रल बैंक हेल्प करेगा, अन्य बैंक को भी अगर मतलब जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको भी अगर पैसे का दरकार पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा तो सेंट्रल बैंक हेल्प करेगा, ठीक है, और देश के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी बना करके इस मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7070। क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट अ कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद आरबीआई इज कॉल्ड डैश। तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास जो भी टोटल डिपॉजिट आता है उसका एक रेशियो, एक हिस्सा रेशियो जो वो आरबीआई के पास जमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा ऑप्शन डिपॉजिट रेशियो, तीसरा ऑप्शन कैश रिजर्व रेशियो, चौथा ऑप्शन लीगल रिजर्व रेशियो। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी,
कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हम CRR भी कंसिडर करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन है हमारा, डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड। डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या चीजें आती हैं? पहला ऑप्शन सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, दूसरा ऑप्शन सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट, तीसरा ऑप्शन करंट अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, देखिए एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में क्या आता है? टाइम डिपॉजिट में आता है फिक्स डिपॉजिट FD और RD, ठीक है। टाइम डिपॉजिट में FD और RD आता है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट और करंट अकाउंट। तो सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट आता है आपका डिमांड डिपॉजिट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के क्या नेसेसरी कंडीशंस थे? पहला ऑप्शन लिमिटेड नीड्स, दूसरा ऑप्शन लिमिटेड एक्सचेंज एरिया, तीसरा ऑप्शन इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, बार्टर सिस्टम की अगर पहले मैं बात कर लूँ ना, तो बार्टर सिस्टम आज भी इंडिया के अंदर प्रिवेल करता है, और इंडिया से ज्यादा साउथ अफ्रीका के अंदर आज के रेट में भी ये प्रिवेल करता है। इंडिया के अंदर कैसे प्रिवेल करता है, मैं आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन विलेजेस में रहता है, और विलेजेस में खेतों में काम करने वाले ना बहुत सारे लेबर्स जो होते हैं उनको पैसे नहीं मिलते, उनको उनकी मेहनत जो भी उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं खेत के अंदर, उसके बदले में उनको अनाज मिल जाता है। तो दिस इज बार्टर सिस्टम, जहाँ पे सर्विसेज के बदले में गुड्स का एक्सचेंज होता है, जहाँ पे मॉनेटरी चीजें आती ही नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला कि क्या नेसेसरी कंडीशन है बार्टर एक्सचेंज का? लिमिटेड नीड्स, लिमिटेड एक्सचेंज एरिया, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी चीजें होती हैं तभी बार्टर एक्सचेंज सिस्टम आता है, प्रिवेल करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं? पहला ऑप्शन सिंपल सिस्टम, दूसरा ऑप्शन मोर म्यूचुअल कोऑपरेशन, तीसरा ऑप्शन नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे ना बार्टर सिस्टम के क्या थे? एडवांटेजेस थे। एक तो सिंपल था सिस्टम, दूसरा कोई मोर म्यूचुअल कोऑपरेशन, आपस में बहुत ज्यादा म्यूचुअल कोऑपरेशन रहता था लोगों के बीच में, कोई इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं ज्यादा होता था, सबके पास बराबर चीजें होती थी लगभग लगभग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन है हमारा, which one is the difficulty of barter system। इनमें से क्या barter system की डिफिकल्टी है? पहला ऑप्शन lack of double coincidence, दूसरा ऑप्शन difficulty of division of the goods, तीसरा ऑप्शन lack of general acceptable measure of value, और चौथा ऑप्शन all of the above। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए बार्टर सिस्टम का डिफिकल्टी पूछा जा रहा है, वही वही क्वेश्चन घुमा फिरा करके, और ऑप्शंस थोड़े अलग दे दिए, तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस बार्टर सिस्टम का डिफिकल्टी था। डिफिकल्टी ऑफ डिवीजन ऑफ गुड्स, कोई अगर हाथी है और हाथी के बदले में आपको 1 किलो सेब चाहिए या 1 किलो अंगूर चाहिए, तो हाथी को कैसे बांटिएगा बताइए? तो ये बहुत डिफिकल्टी होती थी, ठीक है। लैक ऑफ जनरल एक्सेप्टेबल मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, जैसे अभी वेट सिस्टम है या करेंसी में मॉनेटरी में आप चीजों की वैल्यू कर लेते हो कि ये 10 रुपए की चीज है, ये 1000 रुपए की चीज है, तो ऐसे कोई सिस्टम था नहीं, ना वेट करने का ना पैसे में मेजर करने का। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन है हमारा, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी इवोल्यूशन। इनमें से क्या मनी इवोल्यूशन का सही ऑर्डर है? पहला ऑप्शन कमोडिटी मनी, पेपर मनी, मेटल मनी, दूसरा ऑप्शन कमोडिटी मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी, तीसरा ऑप्शन क्रेडिट मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, आप बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आया कॉमोडिटी मनी, जहां बार्टर एक्सचेंज था, ठीक है। उसके बाद आया मेटल मनी, जहां पे गोल्ड स्टैंडर्ड या सिल्वर स्टैंडर्ड की बात की गई थी। फिर आया पेपर मनी, और अब पेपर मनी के साथ साथ प्रिवेल करता है क्रेडिट मनी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन ऑफ मनी इंक्लूड। मनी के फंक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं? पहला ऑप्शन वैल्यू डिटर्मिनेशन, दूसरा ऑप्शन स्टोर ऑफ वैल्यू, तीसरा ऑप्शन मीन्स ऑफ एक्सचेंज, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। फंक्शन ऑफ मनी में ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, वैल्यू डिटर्मिनेशन, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीन्स ऑफ एक्सचेंज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन है हमारा, मनी इज अ मैटर व्हिच इज। पहला ऑप्शन अ मेजर ऑफ वैल्यू, दूसरा ऑप्शन
accepted as a means of exchange, option C, used to store wealth, option D, all of these। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। मनी इज अ मैटर विच इज a measure of value, accepted as a means of exchange, used as a store of wealth। So option D is the correct answer for the given question। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, और क्वेश्चन है हमारा, बाय सप्लाई ऑफ मनी वी मींस, सप्लाई ऑफ मनी से हम क्या समझते हैं। पहला ऑप्शन मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक, दूसरा ऑप्शन मनी अवेलेबल विद द पब्लिक, तीसरा ऑप्शन डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप चाहें तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। By supply of money we means money deposited in the bank, money available with the public, deposit with post office savings bank। Option D is the correct answer for the given question। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन है which of the following is not a function of money। इनमें से क्या मनी का फंक्शन नहीं है। I repeat, which of the following is not a function of money। इनमें से क्या मनी का फंक्शन नहीं है। पहला ऑप्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन प्राइस स्टेबिलिटी, तीसरा ऑप्शन स्टोर ऑफ वैल्यू, चौथा ऑप्शन यूनिट ऑफ अकाउंट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी ये मॉनेटरी फंक्शन है, ठीक है, आरबीआई बनाता है, ये मनी का फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन बी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन है हमारा विच वन इज द बैंक ऑफ द पब्लिक। इनमें से कौन सा पब्लिक का बैंक है। पहला ऑप्शन कमर्शियल बैंक, दूसरा ऑप्शन सेंट्रल बैंक, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। बहुत ही साधारण सा सवाल है। सवाल ये पूछा गया है कि जनरल पब्लिक के लिए कौन सा बैंक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कमर्शियल बैंक, क्योंकि सेंट्रल बैंक बैंकों का बैंक होता है, इसे बैंकर्स बैंक कंसीडर करते हैं। जनरल पब्लिक सेंट्रल बैंक में अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, वो डायरेक्टली डील नहीं कर सकते हैं सेंट्रल बैंक के साथ। तो जब बी गलत हो गया तो ऑप्शन सी जिसमें बोथ ए एंड बी लिखा है वो भी गलत हो गया। नन ऑफ द अबव भी गलत है क्योंकि ऑप्शन ए कमर्शियल बैंक इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन है हमारा द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज डैश। तो जो प्राइमरी फंक्शन है कमर्शियल बैंक का वो क्या है। पहला ऑप्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा ऑप्शन एडवांसिंग लोन्स, तीसरा ऑप्शन क्रेडिट क्रिएशन, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट या एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट प्राइमरी फंक्शन है, एडवांसिंग लोन भी प्राइमरी फंक्शन है, क्रेडिट क्रिएशन भी प्राइमरी फंक्शन है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन है हमारा डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक्स। जो कमर्शियल बैंक द्वारा डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन करंट डिपॉजिट, दूसरा ऑप्शन सेविंग्स डिपॉजिट, तीसरा ऑप्शन टाइम डिपॉजिट, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि करंट डिपॉजिट आपको मालूम है, करंट डिपॉजिट बिजनेस के नाम पे अकाउंट खुलता है, करंट डिपॉजिट होता है। सेविंग्स डिपॉजिट सैलरीज और वेजेस जिनको मिलता है पर मंथ, जिनकी इनकम होती है ना हर महीने जिनकी अर्निंग होती है, वो सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं। टाइम डिपॉजिट में एफडी और आरडी आता है, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन है हमारा व्हाट टाइप ऑफ लोन इज एडवांस बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक द्वारा इनमें से किस तरीके का लोन एडवांस किया जाता है। पहला ऑप्शन कैश क्रेडिट, दूसरा ऑप्शन ओवरड्राफ्ट, तीसरा ऑप्शन लोन्स एंड एडवांस, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। कैश क्रेडिट भी आपका कमर्शियल बैंक एडवांस करता है, ओवरड्राफ्ट भी देता है आपके करंट अकाउंट पे, लोन्स एंड एडवांसेस भी प्रोवाइड कराता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन है हमारा विच फंक्शन इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक का इनमें से कौन सा फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन है। पहला ऑप्शन एजेंसी फंक्शन, दूसरा ऑप्शन जनरल यूटिलिटी फंक्शन, तीसरा ऑप्शन सोशल फंक्शन, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी फंक्शन भी आता है, जनरल यूटिलिटी फंक्शन भी आता है, सोशल फंक्शन भी आता है। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन हमारा विच इज द एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का इनमें से क्या एजेंसी फंक्शन है। पहला ऑप्शन एडवांसिंग लोन्स, दूसरा ऑप्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, तीसरा ऑप्शन एक्ट एज ट्रस्टी, चौथा ऑप्शन लॉकर्स फैसिलिटी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्ट एज ट्रस्टी। एक्ट एज अ ट्रस्टी इज द एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन है हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर इज, पहला ऑप्शन
1 डिवाइडेड बाय CRR, एक्चुअली 1 CRR नहीं होता, 1 डिवाइडेड बाय CRR होता है। दूसरा ऑप्शन कैश मल्टीप्लाई बाय 1 CRR, तीसरा ऑप्शन कैश मल्टीप्लाई बाय CRR, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 डिवाइडेड बाय CRR। जब 1 को हम कैश रिजर्व रेशियो से डिवाइड करते हैं तो इट इज एक्चुअली अ फॉर्मूला ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन है हमारा क्रेडिट मनी इज इंक्रीज्ड व्हेन CRR। इन्होंने बोला कि जब CRR को क्या होता है तो क्रेडिट मनी इंक्रीज होता है। क्या होता है का मतलब फॉल्स। पहला ऑप्शन, जब CRR फॉल करता है तो क्रेडिट मनी इंक्रीज करता है, जब CRR राइज करता है तो क्रेडिट मनी इंक्रीज करता है, जब CRR बढ़ता है और घटता दोनों है तो CRR इंक्रीज करता है। क्या होता है? ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो आप तो जानते होंगे, जब भी हम अपने बैंक अकाउंट में जो भी पैसा जमा करते हैं उसका एक पोर्शन हमारा जो बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो RBI के पास जमा कर देता है एज अ CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जब CRR फॉल करता है तो क्रेडिट मनी इंक्रीज करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन है हमारा द फुल फॉर्म ऑफ ATM इज। ATM का फुल फॉर्म, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। पहला ऑप्शन एनी टाइम मनी, दूसरा ऑप्शन ऑल टाइम मनी, तीसरा ऑप्शन ऑटोमेटेड टेलर मशीन, चौथा ऑप्शन बोथ A एंड B। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अब बताइए क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन है हमारा द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज। जो मेन फंक्शन है कमर्शियल बैंक का वो क्या है? पहला क्रेडिट कंट्रोल, दूसरा लोनिंग टू अदर बैंक्स, तीसरा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर्स, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर्स। क्योंकि क्रेडिट कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है, कमर्शियल बैंक का नहीं। लोनिंग टू अदर बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है, कमर्शियल बैंक का नहीं। कमर्शियल बैंक का मतलब हमारा बैंक जिसमें हम अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, वो हमारी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला ऑप्शन, इन्होंने सवाल पूछा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है। पहला ऑप्शन कमर्शियल बैंक, दूसरा ऑप्शन सेंट्रल बैंक, तीसरा ऑप्शन प्राइवेट बैंक, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कमर्शियल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक है जो 1911 में स्टैब्लिश हुआ था। 2021 का मई का महीना चल रहा है। बहुत जल्दी आपको ये सुनने को मिलेगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट बैंक हो गया, क्योंकि RBI और हमारे देश की सरकार ये बहुत जल्दी करने वाली है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन है हमारा कमर्शियल बैंक्स इशू करेंसी नोट्स, दूसरा ऑप्शन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर्स, तीसरा ऑप्शन प्रोवाइड लोन्स टू कस्टमर्स, चौथा ऑप्शन बोथ B एंड C। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ओनली B एंड C। B एंड C मतलब कमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा कस्टमर से, लोन प्रोवाइड कराएगा कस्टमर को, तो दोनों चीजें होंगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन हमारा व्हाट इज ट्रू फॉर द सेंट्रल बैंक। इनमें से कौन सी बात सेंट्रल बैंक के लिए एकदम सही बोली गई है? पहला ऑप्शन एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री। ठीक है, एपेक्स का मतलब जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, सबसे टॉप पे होता है। ठीक है, दूसरा कह रहे ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट, तीसरा कह रहे रेगुलेट्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री, और चौथा कह रहे ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की ओनरशिप है और रेगुलेट करता है सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम को। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाम ही पूछा गया है, तो उस हिसाब से हम ऑप्शन ए डालेंगे सही आंसर हमारा। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इनमें से कौन सा सेंट्रल बैंक का फंक्शन है? पहला ऑप्शन मोनोपोली ऑफ नोट इशू, दूसरा ऑप्शन बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, तीसरा ऑप्शन कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये हमारा सेंट्रल बैंक का फंक्शन है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, जो कि इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है विच टाइप ऑफ करेंसी इज इशूड बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक द्वारा कौन किस तरीके की करेंसी इशू की जाती है? पहला ऑप्शन करेंसी, दूसरा ऑप्शन क्रेडिट मनी, तीसरा ऑप्शन
कॉइन्स, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, करेंसी। करेंसी इशू करता है सेंट्रल बैंक, ठीक है, ये क्रेडिट मनी नहीं इशू करता, कॉइन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेंसी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि ये सारे क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।